हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक इस्तकबाल है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने कुछ ही समय पहले आप सभी लोगों के सामने एक श्रृंखला इतिहास और एक श्रृंखला भारत को जानने प्रारंभ की थी दोस्तों। और आज हम आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो हमारे एग्जाम के आगामी एग्जाम जैसे कि बीएड हुए, बीएड के एग्जाम्स, और हालांकि एसएससी में तो नहीं पूछा जाता है दोस्तों, एसएससी में तो इसका कोई भी रोल नहीं है, लेकिन दोस्तों स्टेट लेवल एग्जाम जैसे यूपी यानी यूपी पुलिस हुआ या उत्तर प्रदेश पुलिस जूनियर असिस्टेंट हुआ या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हुआ दोस्तों, उसमें अक्सर इस हिंदी का दोस्तों हम लोग हिंदी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और इन सभी एग्जाम्स में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। हिंदी हम हमारे एग्जाम में कुछ एग्जाम्स में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछी जाती है। तो आज हम उसी हिंदी को आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करेंगे और एकदम बेसिक लेवल से, एकदम शुरुआत से ही हम लोग हिंदी को पढ़ना और पढ़ाना प्रारंभ करेंगे और एकदम अंत तक यानी कि लास्ट तक ले जाकर हम लोग हिंदी को खत्म करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और देखिए, हम लोग आज हिंदी यानी कि हिंदी का पहला लेक्चर यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी के कौन कौन से काल हैं, कैसे कैसे इसका डिवाइडेशन किया गया है, और कौन कौन से ऐसे लेखक हैं और कौन कौन सी ऐसी कहानियां हैं या पुस्तकें हैं, उपन्यास है, उन सभी के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए समय बर्बाद न करते हुए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी एक लैंग्वेज है दोस्तों, हिंदी एक भाषा है। और दोस्तों भाषा को जितने ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाए उतना ही आनंद आता है। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उर्दू हो, मराठी हो, मलयालम हो, तेलुगु, एनीवे कोई भी भाषा हो, अगर उसको अच्छे से डीपली अध्ययन किया जाए दोस्तों तो हिंदी बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोई भी लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में हम लोग को बहुत ही आनंद आता है। तो दोस्तों हिंदी, अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे इकाई ध्वनि होती है जिसका मेजरमेंट हम डेसिमल में करते हैं दोस्तों। भाषा हिंदी यानी कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है और भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और एक ध्वनि मिलकर दोस्तों एक शब्द, एक वर्ड बनाते हैं, और एक वर्ड मिलकर एक शब्द बनाते हैं, और एक शब्द मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं, और एक सेंटेंस मिलकर पूरा पैराग्राफ बनाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। अब बात आती है भाषा यानी कि हिंदी की। तो हिंदी में भाषा की बात आई तो भाषा भास धातु, भाषा की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। अब बात आती है हिंदी की। तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हिंदी हमारे जो प्राचीनतम या प्राचीन कालीन भाषा संस्कृत है, हमारे हिंदी की उत्पत्ति उसी संस्कृत से हुई है। तो आइए देखते हैं हम लोग हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत यानी कि हमारी जो प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, हमारी जो प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, इसी से हमारे हिंदी की उत्पत्ति है। संस्कृत के बाद दोस्तों हमारी भाषा प्राकृति का प्रारंभ हुआ। प्राकृत भाषा, संस्कृत से प्राकृत भाषा का प्रारंभ हुआ। और प्राकृत भाषा से दो भाषाओं का प्रारंभ हुआ। एक तो पाली भाषा और दूसरी दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो हमारे गौतम बुद्ध हुआ करते थे वो अपने उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे। उसके बाद दोस्तों दूसरी हुई अपभ्रंश दोस्तों, दूसरी भाषा हुई अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश से हमारी
हमारे हिंदी की उत्पत्ति हुई थी इसी अपभ्रंश शब्द से, इसी अपभ्रंश लैंग्वेज से, इसी अपभ्रंश से ही हमारे हिंदी भाषा का उत्पन्न हुआ, उत्पादन हुआ दोस्तों। और इस अपभ्रंश की दोस्तों, इस अपभ्रंश से मेनली छह भाषाओं का उदय हुआ था। नंबर 1 पर आप अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर 1 पर तो शौरसैनी, नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें, नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो ब्राह्मण भाषा। दोस्तों नंबर 2 की बात करें तो हम लोग ब्राह्मण भाषा, और नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो पैशाची भाषा, और नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पहला शौरसैनी, दूसरा ब्राह्मण और तीसरी पैशाची भाषा, और 4th नंबर की हम लोग बात करें तो जस भाषा, और 5th नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 5th नंबर की अगर हमारी भाषा को बात करें तो महाराष्ट्री जो हमारे महाराष्ट्र में बोली जाती है दोस्तों, वो 5th नंबर की भाषा है, और इसका उत्पन्न अपभ्रंश से हुई है, महाराष्ट्री। और 6th नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मगधी। इन 6 भाषाओं का उत्पन्न इस अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। इन 6 भाषाओं का उत्पन्न इन अपभ्रंश से हुआ। अब हम लोग बात करते हैं शौरसैनी भाषा किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, ब्राह्मण भाषा कहाँ बोली जाती है, पैशाची भाषा, जस और महाराष्ट्री और मगधी, ये सारी भाषाएं जो हमने आप सभी लोगों के बोर्ड पर लिखा है, ये भाषाएं किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, आइए उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। शौरसैनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो पश्चिमी हिंदी, सही दोस्तों, पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा। और अगर हम लोग बात करें ब्राह्मण भाषा की, तो दोस्तों ब्राह्मण भाषा के अंतर्गत कौन सी आती है, सिंधी भाषा। इसके अंतर्गत हम लोग अगर पढ़ें दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग को सिंधी भाषा को पढ़ना है दोस्तों, सिंधी भाषा। और पैशाची की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, तो पैशाची के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लम्हा और पंजाबी भाषा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लम्हा और पंजाबी, लम्हा और पंजाबी। और उसके बाद दोस्तों जस भाषा की अगर हम लोग बात करें, ये आप सभी लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है, ये पहाड़ी लैंग्वेज होती है, पहाड़ी भाषा होती है। और आप सभी लोगों को पता होगा महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी भाषा, महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी भाषा। और मगधी के अंतर्गत दोस्तों, मगधी के अंतर्गत हम लोग बोलेंगे बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। दोस्तों बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अब सब लोगों को पता होगा बिहारी, बंगला जो बांग्लादेश में बोली जाती है, उड़िया हमारे उड़ीसा में बोली जाती है, असमिया हमारे असम में बोली जाती है। इन 6 यानी कि एक और भाषा दोस्तों है, इसमें 7th नंबर की आप लोग जोड़ लीजिएगा अर्धमगधी, 7th नंबर की आप लोग जोड़ लीजिएगा अर्धमगधी। दोस्तों अर्धमगधी, इस अर्धमगधी के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे, इस अर्धमगधी के अंतर्गत हम लोग पूर्वी हिंदी यानी कि पूर्वी हिंदी। दोस्तों ये पूर्वी हिंदी हमारे अरुणाचल प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में बोली जाती है। ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा उड़ीसा, बांग्लादेश और ये असमिया, ये बांग्लादेश से जो जुड़े जो क्षेत्र हैं उसमें बिहारी, ये असमिया है असम में, और मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। ये जस पहाड़ी लोगों में, यानी कि ये जैसे कि हम लोग पढ़ लेंगे उत्तराखंड वगैरह के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये नेपाल से सटे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें बोली जाती है। लम्हा पंजाबी, ये आप लोगों को पता होगा पंजाब वगैरह के क्षेत्र में बोली जाती है। सिंधी, ये हमारे सिंध के प्रांत में बोली जाती है। और ये शौरसैनी पश्चिमी हिंदी यानी कि गुजराती और राजस्थानी, इन सभी गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में इलाकों में बोली जाती है। दोस्तों
आप सभी लोगों को पता होगा ये हिंदी शब्द जो है, जो हिंदी है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जुड़ा गया दोस्तों। हिंदी हिंदी हमारे भारतीय संविधान के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल, 8वीं सूची या अनुसूची में जोड़ी गई है दोस्तों। 8वीं अनुसूची, अनुसूची में रखी गई है। दोस्तों इन आप सभी लोगों को बताओ, हिंदी जो है हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई है। और ये जो हमारे भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। हमारे भारतीय संविधान में अब केवल और केवल 22 भाषाएं अभी तक है दोस्तों, जिसमें से कुछ एक भाषाएं जो थी वो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, अमेंडमेंट करके, यानी कि संशोधन करके हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। आइए उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा पहला अगर हम लोग बात करें तो 21वां संविधान संशोधन 1967 दोस्तों 1967 में के द्वारा केवल और केवल एक भाषा, केवल और केवल सिंधी को जोड़ा गया था दोस्तों। केवल और केवल सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992। इसके तहत दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे संविधान में 5 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों। तेलुगु, उर्दू दोस्तों, पहला तेलुगु, दूसरा उर्दू, तीसरा पंजाबी, संस्कृत और तमिल। ये 5 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे संविधान का 92वां संविधान संशोधन हुआ 1992, 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ दोस्तों। और इसके तहत दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चार भाषाएं जोड़ी गई, जिसे हम एमबीडीएस यानी कि मैथिली, बी से बोडो, डोगरी और एस से संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात और बता दें कि 14 सितंबर 1950 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके एक साल बाद या 2 साल बाद दोस्तों हमारे भारतीय, यानी कि जब हम लोग गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद ही दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1950 को हमारी हिंदी भाषा को राजकीय भाषा, यानी कामकाज की भाषा, राजकीय भाषा का मतलब होता है दोस्तों कामकाज की भाषा बना दिया गया। यानी कि 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया।
आप सभी लोगों को पता होगा कि 1950 से पहले हमारे देश में 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था, और उसके पहले 1947 यानी 1950 तक हमारे देश की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों 14 सितंबर 1950 को ये घोषित तो कर दिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, लेकिन दोस्तों 1965 तक 1965 तक हमारे भारत की जो राजकीय भाषा यानी कामकाज की भाषा थी वो अभी तक अंग्रेजी ही थी, इंग्लिश थी। इंग्लिश ही थी दोस्तों। 1965 तक हमारे भारत की जो कामकाज राजकीय भाषा थी वो अंग्रेजी थी, लेकिन 1965 के बाद हमारे देश की राजभाषा पूर्णतया हिंदी को बना दिया गया दोस्तों। घोषित तो 1950 में ही कर दिया गया था, लेकिन लागू कब से किया गया दोस्तों? 1965 के बाद तक दोस्तों। इसीलिए आप सभी लोगों को पता होगा 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हिंदी जो है विश्व की सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत और पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि हिंदी विश्व में चीनी के बाद सेकंड नंबर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों हिंदी पूरे विश्व में चीन के बाद यानी चीनी जो लैंग्वेज है उसके बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी भाषा को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी की। अगर आप सभी लोगों से कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना, यानी कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो दोस्तों हिंदी की प्रथम अगर रचना की बात करें दोस्तों तो रचना में उपन्यास आते हैं, कहानियां आती हैं और डायरी आते हैं, पत्र लेखन आते हैं। इन सभी में दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन इस बात से होता है दोस्तों, पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम उपन्यास कौन है और हिंदी की प्रथम कहानी कौन है और उसके लेखक कौन से हैं। दोस्तों आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। हिंदी की प्रथम उपन्यास दोस्तों हिंदी की प्रथम उपन्यास या हिंदी की प्रथम रचना परीक्षा गुरु जो श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई दोस्तों, रिटन बाय श्रीनिवास दास दोस्तों। उसके बाद आप सभी लोगों से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी, तो हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी दोस्तों, रानी केतकी की कहानी। दोस्तों ये लिखा गया था ईशा अल्लाह खान के द्वारा। हिंदी की प्रथम रचना या प्रथम उपन्यास अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए तो परीक्षा गुरु है जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था, और हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी और इसको ईशा अल्लाह खान के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं हिंदी के साहित्य का विकास को पढ़ने के लिए हम लोग इसके टाइम को डिवाइड करेंगे, और टाइम को डिवाइड करके क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो दोस्तों बहुत ही बड़ा है, और हिंदी का जो विकास है दोस्तों मेनली ये मूलतः 8th यानी 8वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। हिंदी साहित्य का जो विकास है वो मूलतः 18वीं शताब्दी में हुआ था,
और हिंदी साहित्य का विकास बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम हिंदी साहित्य के विकास को कई पार्ट में मेनली फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए हम लोग हिंदी साहित्य के विकास इतिहास को डिवाइड करते हैं और पढ़ना प्रारंभ करें। दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हिंदी साहित्य के विकास को हम लोग मेनली 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पांच पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला होगा आदिकाल। आदिकाल जिसे हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। वीर गाथा काल, आदिकाल को ही हम लोग वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पर भक्ति काल। तो भक्ति काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। भक्ति काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, थर्ड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल। और फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पर आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड। और फिफ्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे नव्योत्तर काल। नव्योत्तर काल। दोस्तों अब इसके टाइम पीरियड की बात अगर हम लोग करें तो 1375 ईस्वी से यानी कि 1375 यानी कि 1375 ईस्वी से जो पहले, इससे पहले का जो पीरियड होगा वो हम लोग आदिकाल के टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। यानी कि इससे पहले जितनी भी रचनाएं हुई होंगी, जितने भी कार्यकलाप हमारे हिंदी को लेकर, हिंदी साहित्य के विकास को लेकर हुए होंगे, उसके बारे में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम आदिकाल के नाम से जानेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि इससे पहले यानी कि हिंदी का जो प्रारंभ होता है मेनली वो हमारे जो कन्नौज का शासक हर्षवर्धन हुआ था उसके समय से ही हमारे हिंदी साहित्य का मेनली पूर्णतः विकास होना प्रारंभ हुआ था। और उसने बहुत सारी रचनाएं की थी जिससे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर पूर्णतः प्रकाश मिलता है दोस्तों। यानी कि हिंदी साहित्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इसी हर्षवर्धन के द्वारा रचित रचना के द्वारा मिलती है दोस्तों। भक्ति काल को हम लोग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। भक्ति काल का टाइम पीरियड 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना जाता है। 1375 से 1375 से 1700 VS यानी कि विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, ये विक्रमी संवत दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा गुप्त वंश का एक सबसे प्रतापी या सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। उसी ने ही विक्रमी संवत का प्रारंभ किया था। और इसी 1375 से 1700 विक्रमी संवत के बीच हमारे भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। और हम लोग भक्ति काल को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। भक्ति काल को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं दोस्तों। भक्ति काल, एक तो भक्ति काल में हम लोग दो ऐसे लोगों को पढ़ेंगे जो निर्गुण भक्ति शाखा, और सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति शाखा। दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा को हम लोग पुनः 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। निर्गुण भक्ति शाखा को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला प्रेमाश्रयी और दूसरा ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी और दूसरा ज्ञानाश्रयी। दोस्तों और सगुण भक्ति शाखा को भी हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। एक तो राम भक्ति शाखा
और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। दोस्तों स्वर्ण काल यानी भक्ति काल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसमें पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, और सगुण भक्ति शाखा को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके अंतर्गत हम लोग राम भक्ति शाखा यानी कि जो लोग राम के प्रेमी हैं और राम के बारे में राम का बखान करके उनके चलचित्रों का वर्णन किया है उसे राम भक्ति शाखा में पढ़ेंगे, और जिन लोगों ने कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उसका उनके चलचित्रों का वर्णन किया है या उनके क्रियाकलापों का वर्णन किया है उसे हम कृष्ण भक्ति शाखा में पढ़ेंगे। और ये निर्गुण भक्ति शाखा में दोस्तों इसमें किसी भी ईश्वर को नहीं माना गया है, ईश्वर निराकार ब्रह्म है और उसी की मानकर जो ईश्वर को प्रेम करते हैं उसे ईश्वर से प्रेम करते हैं उसे प्रेम से यानी प्रेम मार्ग में रखा गया है। और जो लोग केवल अपने ज्ञान के आधार पर ईश्वर की ज्ञान के आधार पर ही अपनी वक्तव्यों को देते हैं उसे हम ज्ञानाश्रय में रखते हैं। जैसे दोस्तों उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इस ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कवि हुए हैं, कौन कौन से ऐसे लेखक हुए हैं। अभी हम बाद में इन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रीतिकाल, आधुनिक काल और नवोत्तर काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। दोस्तों आधुनिक काल 1945 ईस्वी के बाद यानी कि 1945 ईस्वी के बाद 1945 ईस्वी के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग आधुनिक काल के नाम में जानेंगे। और दोस्तों नव्योत्तर काल को 1990 ईस्वी के बाद 1990 के बाद जो टाइम पीरियड है उसको हम नव्योत्तर काल में लिखेंगे। और दोस्तों रीतिकाल को हम लोग 1700 से 1800 विक्रमी संवत तक मानेंगे। दोस्तों 1700 से 1800 विक्रमी संवत। दोस्तों आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल और नवोत्तर काल, इन सभी काल में रीतिकाल जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चला रीति मीन्स श्रृंगार में से प्रेम प्रसंग यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के युगल के बारे में जो भी यात्राएं जो भी पंक्तियां वक्तव्य दिए गए हैं इसको हम रीतिकाल में पढ़ेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग मॉडर्न पीरियड को पढ़ेंगे यानी कि आधुनिक काल में हमारे जितने भी हिंदी साहित्य लेकर इसके विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों आधुनिक काल के राइटर जैसे हम लोग बात करें तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हमारे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, महादेवी प्रसाद हुए दोस्तों, और सुमित्रा नंदन हुए, महादेव राव, इन सभी तमाम लोगों को हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। नवोत्तर काल की बात नहीं करते दोस्तों तो नवोत्तर काल में दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो नवोत्तर काल यानी कि 1990 के बाद का जो पीरियड है अब तक का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग नवोत्तर काल में पढ़ेंगे। जैसे कि इस नवोत्तर काल के टाइम में आजकल के समय जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेल से हम लोग एसएमएस भेजते हैं, फैक्स भेजते हैं, सोशल मीडिया, इन सभी का जो काल है वो नवोत्तर काल के नाम से जानते हैं दोस्तों। और रीत काल आप लोगों को पता है, बताइए दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं दोस्तों। तो वीर गाथा काल आप लोगों को बताया 1973 के पहले दोस्तों हमने इतिहास में आप लोगों को बताया भी था। अगर आप लोगों ने हमारे इतिहास का वीडियो देखा है तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया था उसी समय पृथ्वीराज चौहान का टाइम पीरियड था यहाँ पर दोस्तों हमारे इतिहास में। और इसी पृथ्वीराज चौहान के समय में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करता था जिसे हम चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं। और इसी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम की रचना लिखी थी दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो वीर गाथा काल में दोस्तों। पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये हमारे भारत का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य। ये हमारे इंडिया का प्रथम महाकाव्य माना जाता है जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखे गए थे। ये जो पृथ्वीराज रासो है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा नहीं कहेंगे दोस्तों, प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। सबसे पुराना महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। और जो कि पृथ्वीराज तृतीय के समय में हुआ था। उसके बाद अगर प्रेमाश्रय की बात करें दोस्तों हम लोग तो प्रेमाश्रय में हम लोग
प्रेमा श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से राइटर पढ़ेंगे दोस्तों? तो मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मंझन। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मंझन और शेख नबी। दोस्तों शेख नबी, इत्यादि ऐसे तमाम कवि हैं जो प्रेमा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ज्ञाना श्रेणी के अंतर्गत तो आप लोगों को एन नंबर्स के राइटर मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि सबसे पहले कबीरदास दोस्तों हुए। कबीरदास ज्ञाना श्रेणी शाखा के एक प्रमुख कवि हैं दोस्तों। कबीरदास हुए, नानक हुए, रैदास हुए। दोस्तों नानक हुए, रैदास हुए दोस्तों, मलूक दास हुए। दोस्तों नानक हुए, कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, मलूक दास हुए, सुंदरदास हुए और धर्मदास हुए। दोस्तों सुंदरदास, और धर्मदास इत्यादि ऐसे तमाम राइटर हैं जो ज्ञाना श्रेणी की शाखा के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। अब आप बात करते हैं राम भक्ति शाखा की। तो दोस्तों राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि राम भक्ति शाखा के दोस्तों तुलसीदास माने जाते हैं। दोस्तों तुलसीदास, उसके बाद दोस्तों तुलसीदास के बाद केशवदास, तुलसीदास के बाद केशवदास। दोस्तों तुलसीदास, केशवदास और दोस्तों आप लोगों को बता दें तुलसीदास, केशवदास, नंददास इत्यादि। दोस्तों उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा की हम लोग बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा में तमाम ऐसे कवि हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं सूरदास, दोस्तों और मीरा। सूरदास हुए, मीराबाई हुई। दोस्तों सूरदास हुए, मीराबाई हुई, कुंभदास हुए, नंददास हुए, कुंभदास। दोस्तों कुंभदास हुए, सूरदास, मीराबाई, कुंभदास, रसखान, इत्यादि ऐसे तमाम कवि हुए हैं दोस्तों जो कृष्ण भक्ति शाखा की रचना की है दोस्तों। और अगर रीतिकाल के हम लोग सबसे बड़े कवि की बात करें दोस्तों तो रीतिकाल के सबसे बड़े कवि बिहारी दास हैं, जिन्होंने केवल एक ही रचना लिखी है दोस्तों, जिसमें लगभग 17 से 1800 दोहे दिए गए हैं, जो कि प्रेम प्रसंग यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के युगल के बारे में रचना की गई है। और बिहारी सबसे बड़े कवि रीतिकाल के बिहारी हैं, जिन्होंने बिहारी शब्द सही लिखा है। बिहारी के द्वारा बिहारी शब्द सही लिखा गया दोस्तों। इस रीतिकाल के सबसे बड़े कवि बिहारी हैं। उसके बाद दोस्तों केशव हैं, भूषण हैं। दोस्तों इस रीतिकाल में तमाम कवि हुए हैं। केशव हुए, भूषण हुए, घनानंद हुए, ऐसे तमाम कवि हुए हैं दोस्तों जिससे हमारे रीतिकाल के बारे में तमाम जानकारी मिलती है। और आधुनिक काल की बात करें दोस्तों तो आधुनिक काल को भी दोस्तों हम लोग फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। आधुनिक काल को हम लोग मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो आधुनिक काल को चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे छायावादी युग। दोस्तों छायावादी युग की सबसे बड़े जो कवि हैं वो महादेवी वर्मा को माना जाता है।
और काका खालिलकर। जयशंकर प्रसाद। ऐसे तमाम कवि हुए हैं जो छायावादी युग के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों छायावादी युग इन्हीं सबके छायावादी कवि में इन्हीं लोगों की कविताएं या रचनाएं वर्णित हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग और थर्ड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग तो उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवादी युग। यथार्थवादी युग तो दोस्तों ये मेनली दोस्तों रहा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका विभाजन। दोस्तों ये रहा हमारा इतिहास और उसका विभाजन। दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे इसी में हिंदी में ही हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला। दोस्तों हिंदी में हम लोग अब बेसिक से एकदम पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम लोग उठाएंगे और एकदम अंत तक एकदम टॉप लेवल तक हिंदी को लेकर जाएंगे, जो जहां से हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।